आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय माता दी। तो माता रानी की कृपा से आज हम सब लोग यहाँ पे दोबारा इकट्ठे हुए हैं, और मैं आज सारे क्वेश्चंस का जो वास्तु से रिलेटेड, मेरे पास बहुत बार क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर वास्तु क्या होता है, वास्तु के लिए लोगों ने कंफ्यूज कर दिया है। क्लासिकल वास्तु अच्छा था तो मॉडर्न वास्तु का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, मॉडर्न वास्तु का कोई कॉन्सेप्ट है भी या सब मनगढ़ंत चल रहा है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि सर एक घर में 10 लोग रहते हैं या एक घर में दो भाई रहते हैं, एक की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी है, एक की बहुत बेकार है। तो क्या ऐसी क्या सिचुएशन है कि अभी वास्तु है ही नहीं, या मनगढ़ंत है, या एक्चुअल में काम करता है, कैसे काम कर रहा है। वही लाल किला है, उसी लाल किले में 10 राजा आके गए, 4 राजा रहे। कुछ ने तो पूरे भारत पे राज किया, कुछ की हालत इतनी खराब रही कि लास्ट में वहीं मर गए, दम तोड़ दिया। जी वास्तु क्या होती है? एक बिल्डिंग है जी, उस बिल्डिंग में सेम एंट्री है, सबके 20 फ्लैट हैं, फर्स्ट फ्लोर से लेकर 20th फ्लोर तक। बीच में 10 फ्लोर वाले तो अच्छे हैं, 4 फ्लोर वाले मीडियम है, 6 वाले बिल्कुल खराब है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। क्या वास्तु अपने से इम्पैक्ट करता है, बाहर की सिचुएशन से क्या होता है? आज आपके इन सभी प्रश्नों का आंसर मैं देने वाला हूँ। ठीक है। वीडियो लंबी रहेगी, जो इंटरेस्टिंग लोग हैं वो देखेंगे, जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जो इंटरेस्टेड नहीं है वो नहीं देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन सारे कैटर किए जाएंगे, यूनिक चीजें बताऊंगा, जैसे आप लोगों ने मेरी पहली वीडियोस भी देखी। सो आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। अब सबसे पहला प्रश्न जो हमारा आता है, सबसे पहला प्रश्न आता है, वास्तु क्या होता है? वास्तु क्या होता है? तो इसमें वास्तु के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, लोग अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स, बैलेंसिंग ऑफ 16 डायरेक्शंस, ग्रेट एंट्री, वास्तु। देखिए वास्तु के लिए एक सबसे जो मेन चीज बताई जाती है कि ऐसा स्थान जो वास योग्य हो। किसी भी स्थान को वास योग्य, रहने लायक बनाना वास्तु कहलाता है उस स्थान। अब इस वास्तु के बारे में वास्तु पुरुष की स्टोरी भी है, आप सबको पता है, उसमें मैं सुना के ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। सबको पता है, एवरीबडी नोज दैट भगवान शिव का और अदकासुर का युद्ध हो रहा था, वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई, ओंधे मुंह गिरे, सबने पकड़ लिया। वो स्टोरी बड़ी कॉमन सी कहीं भी मिल जाएगी, उसको मैं सुना के भी आप लोगों का टाइम अभी वेस्ट नहीं करूंगा। तो हम बेसिकली वास्तु के ऊपर आते हैं। तो वास्तु के देखिए डिफरेंट डिफरेंट, तो पहली बात तो किसी भी स्थान को रहने के योग्य बन जाए, जो स्थान जो वास योग्य बन जाए वो वास्तु कहलाता है। सिंपल फंडा, सीधे सीधे शब्दों में। अब वास्तु के लिए क्लासिकल वास्तु क्या है, अलग वास्तु क्या है? देखिए वास्तु के लिए दो तीन चीजें बोली जाती हैं, एक क्लासिकल वास्तु, एक मॉडर्न वास्तु। जो क्लासिकल वास्तु है दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। हमारी एक बहुत बढ़िया बुक आती है विश्वकर्मा प्रकाश, उसमें पूरा वास्तु लिखा हुआ है, बहुत बेहतरीन लिखा हुआ है, उससे बाहर कुछ नहीं। परंतु स्थिति क्या है? जो स्थिति विश्वकर्मा प्रकाश जब लिखी गई थी उस समय पे थी, आज वो स्थिति नहीं। जरा समझने की कोशिश कीजिए। विश्वकर्मा विश्वकर्मा प्रकाश जब लिखी गई थी, जब घर में कोई मंदिर भी नहीं बनाता था, कोई टॉयलेट भी नहीं बनाता था, आंगन होते थे खुले, बहुत लंबा चौड़ा, स्पेस की कोई कंस्ट्रेन ही नहीं होता। स्पेस वॉज नॉट ए कंस्ट्रेंट एट ऑल। बट आज की डेट में तो घर में सारी चीजें होने लगी, सिचुएशंस चेंज हो गई, भंडारण, शस्त्र रखने की जगह, वो चीजें नहीं है। तो इसलिए मॉडर्न वास्तु। बट जो मॉडर्न वास्तु है उसको भी हम मनगढ़ंत नहीं कह सकते। जो मॉडर्न वास्तु है वो भी वहीं से, उसी विश्वकर्मा प्रकाश से ड्राइव होके आई है। एक एक चीज आपको वहीं से ड्राइव होती हुई मिलेगी। सिर्फ समझने वाले का, पढ़ने वाले का और पढ़ाने वाले का को नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी करके बैठ गए जी और हम पढ़ा रहे हैं और ये है, ऐसा नहीं है। तो वास्तु के बारे में हम बात करें तो हमारी मॉडर्न वास्तु, क्लासिकल वास्तु, और एक पार्ट और होता है एस्ट्रो वास्तु। तो मैं आपको वन बाय वन सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। बट सबसे पहले जो हम बात करें रहने योग्य स्थान, तो जो रहने योग्य स्थान है या जो वास्तु है, इज इट रिलेटेड टू योर हाउस ओनली और इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू योर हाउस ओनली? आपके घर तक ही सीमित है क्या, या आपके मोहल्ले तक सीमित है? ये तो आप बताइए। घर तक सीमित है, मोहल्ले तक सीमित है, या आपकी सोसाइटी तक, आपकी लोकेलिटी तक सीमित है, या लोकेलिटी के बाहर हम चले जाएं आपकी सिटी तक सीमित है, या वास्तु आपके शहर के बाहर निकल के पूरे स्टेट तक सीमित है, या पूरे भारतवर्ष तक सीमित है, या पूरे वर्ल्ड पे? ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए वास्तु
को हम ये नहीं कह सकते कि वास्तु इज लिमिटेड टू योर हाउस ओनली। ये पूरे वर्ल्ड पर लगती है, पूरे भारतवर्ष पर लगती है। इसका प्राइमरी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं भारतवर्ष के नक्शे पे। जब आप भारत के नक्शे पे लगाओगे, ग्रिड लगाओगे, तो आपका नॉर्थ कहाँ आता है, क्या चीजें आती हैं, साउथ कहाँ आता है, ईस्ट कहाँ आता है, वेस्ट कहाँ आता है, वो मैं सारा आपको बता देता हूँ। चलो बताता हूँ वन बाय वन। हमने भारत के नक्शे पे ग्रिड लगाया, हमने डायरेक्शंस मार्क करी। अब हमारी जो डायरेक्शन होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्ट के डायरेक्शन की। चलो इससे पहले भी एक चीज, एक पॉइंट और डिस्कस करता हूँ, एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए वास्तु के बारे में जरूरत क्या पड़ती है। लोग कहते हैं कि जी हम तो बिना वास्तु कराए भी बड़े अच्छे से रह रहे हैं। आप देखेंगे कि जो 70-80% घर होते हैं वो बिना वास्तु के बनाते हैं लोग। वो भी रहते तो है ही ना उस पे, वो भी रहते तो हैं। इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे आपके घर में शाही पनीर की सब्जी बन रही है, सबके घर में शाही पनीर बनती है। अब किसी की बीवी बड़ा अच्छा शाही पनीर बना देती है, किसी की बीवी को बनाना नहीं आता। कभी अच्छा बन जाता है शाही पनीर, कभी बुरा बन जाता है, ऐसा भी तो होता है ना। एक दिन तो टेस्ट बहुत बढ़िया आया भाई, आज तो शाही पनीर में मजा आ गया, उंगलियां चाटते रह गए। ध्यान से सुनना, जो लोग मुझे सुनते रहते हैं उनको पता है मैं स्टोरीज सुनाता हूँ, स्टोरीज से ही याद कराता हूँ चीजें। तो शाही पनीर की अगर हम बात करें तो शाही पनीर बन रहा है, आज बड़ा टेस्टी बन गया। कल की गारंटी नहीं है इतना टेस्टी बने, हो सकता है इससे ज्यादा बन जाए, हो सकता है इससे बेकार भी बन जाए। बट हैव यू एवर टेस्टेड द शाही पनीर और एनी अदर डिश और एनी अदर करी ऑफ ए 5 स्टार होटल जहां पे शेफ बनाता है उसको? तो यार गुरु जी हम वास्तु पूछ रहे हैं, आप हमें शेफ बना रहे हो। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं वास्तु की, तो वास्तु भी ऐसे ही है जैसे शाही पनीर को बनाना। भाई कई बार शाही पनीर में नमक ज्यादा हो गया, सब्जी कड़वी लग रही है। घर में जब हम घर का वास्तु देख रहे हैं, एक जोन खराब हो गया तो उस जोन के एट्रीब्यूट्स हमारे पास खराब आ रहे हैं। जोन के एट्रीब्यूट्स आगे पढ़ाऊंगा। घर के जोन है 16 डायरेक्शन है, 16 में से एक जोन, 16 जोन में से एक जोन खराब हो गया तो उसके एट्रीब्यूट्स खराब आ रहे हैं, बाकी 15 के ठीक आ रहे हैं। अब चांस की बात है, कभी 16 के 16 जोन ठीक हो जाते हैं, कभी 4 खराब हो जाते हैं, कभी 2 खराब हो जाते हैं, कभी सारे के सारे खराब हो जाते हैं। बट जो शेफ की सब्जी होती है ना, उसमें सारा सामान नपा तोला गिरता है। नमक भी नपा तोला गिरता है, मिर्ची भी नपी तुली गिरती है। एवरीथिंग इज मेजर्ड। वही घर का वास्तु जब हम किसी एक्सपर्ट से कराते हैं तो वही घर का वास्तु कहलाता है। ये जिसको नॉलेज होती है वही एक्सपर्ट हो गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? भाई सब्जी के केस में तो ये होता है चलो आज खराब बन गई तो कोई बात नहीं, बट घर तो बंदा रोज रोज नहीं बनाता ना। घर तो कभी कभार बनता है। अब जिस दिन घर बन रहा है और उसी दिन खराब बन गया तो वो तो पूरा बैंड बजा देगा। इट विल बिकम वेरी वेरी टफ टू लिव इन दैट हाउस। इट विल बिकम टफ टू लिव इन दैट हाउस, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा स्थान, ऐसा घर जो वास योग्य हो, परफेक्ट हो, वो वास्तु कहलाता है। अब इसी में हम एक चीज देखें, क्या हमारे घर तक सीमित है? सपोज मैंने घर बना लिया, मैंने परफेक्ट घर बना लिया। आपने किसी अनाड़ी वास्तु वाले को बुलाया थोड़ा सा सेविंग्स करने के चक्कर में, या किसी ने, और उसने आपके पूरे घर को बैलेंस कर दिया। इट इज परफेक्टली बैलेंस्ड। बट अब सिचुएशन क्या आती है? क्या आसपास की सिचुएशंस इंपैक्ट नहीं करेंगी? घर के आसपास, मैं इसको आगे पूरा डिटेल में इसी वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। घर के आसपास, घर के नॉर्थ में, घर के साउथ में, या घर के साथ में सामने नाला है, गंदा नाला है, तो क्या वो इंपैक्ट नहीं करेगा? उसकी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो स्मेल है हर टाइम, नेगेटिव एनर्जीज भी छोड़ दो, एनर्जीज का बाकी बात भी हम बाद में करेंगे, स्मेल तो रोज आएगी, क्या वो इंपैक्ट नहीं करेगी? या घर के साथ मंदिर है तो इंपैक्ट नहीं करेगा? या घर के साथ शमशान है तो इंपैक्ट नहीं करेगा? या घर के साथ कोई नर्सिंग होम ही है, या कोई घर के साथ हॉस्पिटल है जहां से रोज डेड बॉडी निकलती है, इंपैक्ट नहीं आएगा? या घर के ऊपर से हाई वोल्टेज की तारें जा रही हैं, अब मैं आपसे मॉडर्न बात कर रहा हूँ, मॉडर्न टेक्निक। घर की छत पे से हाई वोल्टेज तारें जा रही है, बहुत हाई वोल्टेज तारें जा रही है, क्या वो इंपैक्ट नहीं करेंगी?
उसकी एनर्जी रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पे, रहने वाले लोगों के जीवन पर इंपैक्ट नहीं करेगी? ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है। चलो, ये भी बड़ी बात मान ली कि भाई घर की छत पे से हाई वोल्टेज तार किसके से जाते हैं। एक सबसे बड़ी भारी समस्या, घर के साथ मोबाइल टावर्स लगे हुए हैं, तो जो उनसे रेज निकलती हैं वो इंपैक्ट नहीं करेंगी। अब जिस टाइम पे विश्वकर्मा प्रकाश की मैं बात कर रहा था एंशियंट टाइम पे, उस टाइम पे सारी चीजें नहीं थी, ना ही वोल्टेज तारे थी, ना आपका मोबाइल टावर्स थे। अब तो ये इंपैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? पूरे का पूरा वास्तु जो हमने बताया था रहने योग्य स्थान बन जाए, रहने योग्य वास, अब उसमें डेफिनेशन में चेंज आ जाता है। रहने योग्य स्थान और बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स, और लीव इट, बैलेंसिंग ऑफ एनर्जीज, जो आउटसाइड एनर्जीज जा रही है या हमारी बाहर जा रही है, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट वास्तु। बैलेंसिंग ऑफ एनर्जीज एज वेल एज रहने योग्य स्थान, वो हमारा वास्तु कहलाता है। दैट इज बीइंग कॉल्ड वास्तु। अब मैं अपना पहले जहां मैंने एक्सप्लेन किया था वो आपको बताता हूँ। हमारे भारत का मैप है, आपने उस पर ग्रिड लगा लिया, भारत के मैप पे ग्रिड लगा लिया, ठीक है, भारत के मैप पे ग्रिड लगा लिया। अब भारत के मैप पे जब आप ग्रिड लगाते हो तो आप सबसे पहले देखो, मैं जाता हूं ईस्ट की तरफ, ठीक है। आपको एक एग्जांपल देता हूं, इस एग्जांपल के साथ मैं स्टोरीज और एग्जांपल्स तो बहुत देता हूं। हमारे यहाँ पे, मैं हरियाणा से रहने वाला हूं, अगर यहाँ कभी एजुकेशन सिस्टम की बात होती है, एजुकेशन सिस्टम मैं वास्तु से कनेक्ट करके बताऊंगा, यू ऑल विल फील के हाँ कुछ बात में दम है, मेरी बातें क्रॉस चेक करना, यू विल ऑलवेज फील दीज थिंग्स। सो अगर मैं भारत के मैप पे ग्रिड लगाता हूं तो हमारी जो जो ईस्ट की साइड आती है वो हमने माइंड में अपने में रख ली। अब मैं बात करता हूं एजुकेशन स्टैंडर्ड्स की। मैं हरियाणा में रहता हूं, अगर यहाँ पे कोई बच्चा नहीं पढ़ता है तो उसकी कहते हैं बोले यार पढ़ता नहीं है, इसके लिए तो ना बिहार वगैरह में इसको भेजना पड़ेगा, कहीं वहां से फर्जी डिग्री विग्री दिलवानी पड़ेगी, बिहार में नकल होकर पास हो जाते हैं, बिहार का एजुकेशन स्टैंडर्ड डाउन है। यही धारणा होती है लोगों की। अपने दिल से पूछ के देखना, बोले यार बिहार में तो पास हो जाते हैं, बट क्या ये सच्चाई है? ये धारणा आपने बना रखी है। इसी धारणा को जो ओवर रूल करता है वो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब भी कभी आईएएस का रिजल्ट आए, उठा के देख लेना, ऑलमोस्ट 50% अकेले बिहार से होते हैं आईएएस। ऑलमोस्ट 50% आईएएस आर फ्रॉम बिहार। हमारे ज्योतिष में जो सरकारी नौकरी होती है वो सूर्य का प्रतीक होती है, सूर्य की डायरेक्शन होती है ईस्ट। जब हम भारत का ग्रिड लगाएंगे वास्तु के हिसाब से तो बिहार हमारा ईस्ट में आता है। तो बिहार का जो जोन प्रॉपर ईस्ट में आता है, सबसे ज्यादा आईएएस भी उसी जोन से निकलते हैं। कुछ थोड़ा सा यूपी का जो पूरब बोलते हैं ना, पूरब पूरब पूरब, ये जो पूरब एरिया होता है वहां से भी आता है। अगर इन दोनों को मिला दे तो 60% के आसपास पहुंच जाते हैं आईएएस, बिहार और पूरब का एरिया जो यूपी का है। देखिए, नकल करके पास होना आसान है, नकल करके आईएएस नहीं बन सकता कोई भी। ये हमारे वास्तु का खेल है कि जो बिहार को हम स्टैंडर्ड डाउन काउंट करते हैं, सबसे ज्यादा आईएएस वही देता है, क्योंकि वो हमारे नॉर्थ, हमारे ईस्ट में आया हुआ है, भारतवर्ष के ईस्ट में आया हुआ है। अब आपके दिल में एक प्रश्न उठ रहा होगा, बोला यार गुरुजी से पूछते हैं, ईस्ट में तो और भी सारे प्रदेश हैं, ईस्ट में तो और भी प्रदेश हैं हमारे, सिर्फ बिहार थोड़ी है, बाकी जगह से क्यों नहीं बनते? आता है ना मन में क्वेश्चन, भाई बिहार ही थोड़ी है, और भी तो प्रदेश आते हैं उस ईस्ट के जोन में, सिर्फ बिहार से ही आइए सबसे ज्यादा क्यों बनते हैं? क्योंकि बिहार का ही एक आदमी ऐसा है जो सूर्य की पूजा करता है। साल में 2 बार छठ पूजा होती है, दिवाली के पास सबसे बड़ी छठ पूजा होती है बिहार की। सिर्फ एक बिहार का ही आदमी है जो सबसे कठिन, जो टफेस्ट फास्ट होता है वो रखता है, और वो सूर्य देवता का फास्ट होता है। भाई एक तो आप पूर्व में बैठे, ऊपर से सूर्य देवता की कृपा प्राप्त होगी। आप देख लो, सबसे ज्यादा नेता भी बिहार देता है, सबसे ज्यादा आईएएस भी बिहार देता है, आईएएस आईपीएस भी, और सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के ठेके लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सबसे ज्यादा बिहार के लोग लेते हैं। चलो, बिहार की बात हो गई, और बात करते हैं हमारे देश की फाइनेंशियल कैपिटल,
हमारा जो जोन आता है वेस्ट का, गेम्स एंड फुलफिलमेंट्स, आप कभी भी देखो, गुजरात, मुंबई, ये ऐसी जोन है जो गेम्स और फुलफिलमेंट से भरे पड़े हैं पैसे से। आपको कभी लगता है कि गुजरात का आदमी फौज में जाने की तैयारी करेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी की देशभक्ति पे शक नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसके पास वहां अपने आप संसाधन बहुत ज्यादा है, उसके पास वहां संसाधन बहुत है, पैसा ही पैसा है उस जोन में, क्योंकि वो पैसे का जोन है, वास्तु के हिसाब से पैसे का जोन है, वहां पैसा ही पैसा है, क्यों जाएंगे फौज में? मुंबई, मुंबई में कोई लगता है क्या? और यही आप राजस्थान में, यूपी में, हरियाणा में ऐसी ऐसी जगह चले जाओ जहां पे लड़के सुबह उठ के दौड़ लगा रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं कि भाई भागो, प्रैक्टिस करो, फौज की तैयारी कर रहे हैं, जज्बा, वो उस डायरेक्शन के हिसाब से आएगा, वो डायरेक्शन के हिसाब से आएगा। एक एग्जांपल और देता हूँ, चलो, उससे और क्लैरिटी आएगी। हमारे देश का जो बॉलीवुड है, हमारे देश का जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड कहाँ है? हमारे देश का है जो बॉलीवुड, बॉलीवुड कहाँ पे है? बॉलीवुड है हमारे देश का मुंबई में, महाराष्ट्र में। और वास्तु के हिसाब से जो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है सेक्स एंड अट्रैक्शन की, वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट तो मुंबई में नहीं आती। तो एक्चुअल फैक्टर्स भी ऐसे ही हैं। आप अगर देखेंगे तो बॉलीवुड चाहे बेशक मुंबई में है, परंतु जितने भी हमारे हैं, दे आर फ्रॉम नॉर्दर्न रीजन। आपका शाहरुख खान ले लो, दिलीप कुमार ले लो, राजकुमार कपूर ले लो, कपूर फैमिली पूरी की पूरी, सलमान खान के फादर भी, ही इज ऑल्सो नॉट फ्रॉम मुंबई। आपके जितने भी स्टार है, कौन से मुंबई से, कहां से काउंट करोगे? गिने चुने स्टार, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आएंगे मुंबई से भी, मुंबई से भी आएंगे, बट गिने चुने, जैसे कि नाना पाटेकर, रितेश देशमुख, गिने चुने। जितने भी बड़े स्टार्स हैं, एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, मैक्सिमम आर नॉट फ्रॉम मुंबई। सेम सिचुएशन, जो एक्ट्रेसेस हैं, जो फेम की डायरेक्शन है, एक्ट्रेसेस, दे आर ऑल्सो नॉट फ्रॉम मुंबई। आपकी हेमा मालिनी, आपकी वैजंती माला, जितनी भी पुरानी एक्ट्रेसेस, दे ऑल आर फ्रॉम साउथ। साउथ की डायरेक्शन फेम की होती है। आज भी आप देखो तो साउथ का पूरा बोलबाला है, विद्या बालन, दीपिका पादुकोण, शिल्पा शेट्टी, कोई भी स्टार पकड़ लीजिए, कोई भी देख लीजिए, वेरी फ्यू, वेरी लेस आर फ्रॉम मुंबई। आप जस्ट गूगल पे चेक कीजिए मदर टंग ऑफ टॉप मोस्ट बॉलीवुड स्टार्स, तो उसमें सबकी आ जाएगी डिटेल, यू विल फाउंड के हार्डली आप देखोगे 50 में से एक या दो आपको मिलेंगे, अदर्स आर either from south or from northwest of India. So this is the beauty of Vastu. It impacts on each and everything. हम वास्तु की बात भी करें तो वास्तु कैसे कैसे इंपैक्ट करती है चीजों को, कैसे कैसे करती है, और आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे आप देखिए, एरिया वाइज फर्क पड़ता है। अब आपको लगता है क्या होगा जी, मुंबई से भी कुछ स्टार्स तो हैं, बिल्कुल है जी, मना थोड़ी करूंगा। हर जोन का वास्तु होता है ना। अब आपका कोई जोन है जो पैसे वाला है, जैसे मैंने बताया वेस्ट का, मुंबई का, बट ऐसा तो नहीं है कि मुंबई में गरीब लोग नहीं है, ऐसा तो लोग नहीं है कि मुंबई में गरीब लोग नहीं है। आपको बताता हूँ, बोर्ड लगा रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड, उस पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब आप फॉर एग्जांपल जस्ट समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं आपको बात करूं कि भाई ये सपोज मेरा कोई मैप है, एनी मैप, एक मिनट, हाँ, ये मेरा कोई भी एक मैप है, दिस इज मैप। अब इस मैप में ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब इस जोन में भी तो अलग अलग कटे हुए हैं ना। अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं, पूरे भारत की बात करूं, अगर यही सिर्फ मैं अगर महाराष्ट्र की बात करूं और इसकी अलग से ग्रेडिंग करूं, तो ये महाराष्ट्र का नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। तो जो इसमें से फेम की डायरेक्शन में टॉप मोस्ट लोग हैं, वो भी तो निकलेंगे ही ना, वो भी तो फिल्म स्टार बनेंगे ही ना, इधर वाले भी तो फिल्म स्टार बनेंगे ही ना। इसलिए ये इम्पैक्ट आता है। दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। स्लम एरियाज की बात करते हैं। हमारे देश में स्लम एरिया कहाँ कहाँ पर है और कैसे कैसे स्लम एरियाज की हम बात करते हैं। स्लम एरियाज जो हैं, स्लम एरियाज जो हैं, तो हमारे जो स्लम एरिया की अगर मैं बात करूं,
तो हमारे देश का क्या, पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्लम है धारावी, मुंबई। जो लोग मुंबई से हैं वो समझ भी सकते हैं, बाकी लोग भी। धारावी द बिगेस्ट स्लम एरिया ऑफ एशिया। तो अब जो स्लम एरिया है, उस स्लम एरिया में क्या सारे गरीब लोग हैं? अब उस स्लम एरिया की भी तो ग्रेडिंग होगी। एक्सप्लेन करता हूं। स्लम एरिया है धारावी, और धारावी के साथ ही कोई बिल्डिंग है हीरा नंदानी करके, जो सबसे बड़ी मतलब पोश एरिया माना जाता है। बट आपके धारावी में भी कुछ लोग इतने रिच होंगे जिनके पास हीरा नंदानी के बिल्डिंग वाले लोगों से भी ज्यादा पैसा होगा। वो इंपैक्ट, अलाइड इंपैक्ट, धारावी वाला भी कैन बी रिचर देन द अदर पर्सन हु इज लिविंग इन एरिया। बट क्या मुंबई का रिचेस्ट मैन धारावी से होगा? नो no. ऐसे ही इंडिया का रिचेस्ट मैन हो सकता है, पाकिस्तान में कैसे थोड़ी है कि पैसे नहीं है किसी के पास। बट जो पाकिस्तान का रिचेस्ट मैन होगा, ही कैन नॉट बी रिचर देन इंडियाज रिचेस्ट मैन। डिपेंड्स अपॉन लोकेशंस, जो इतनी सारी चीजें मैंने बताई। वास्तु एक और एग्जांपल से बताता हूं। जापान, उसका खैर मैं दूसरे आगे चल के बताऊंगा। जापान का एग्जांपल अलग से लेंगे। क्लियर हुआ? भाई धारावी का बंदा कैन बी रिचेस्ट मैन ऑफ धारावी और कैन बी रिचर देन द अदर पर्संस ऑफ मुंबई, बट कैन नॉट बी द रिचेस्ट मैन ऑफ मुंबई। मुंबई का जो रिचेस्ट मैन है, ही विल नॉट स्टे एट धारावी, और जो इंडिया का रिचेस्ट मैन है, ही विल नॉट स्टे एट धारावी। ये आप चेक कर लीजिए। बट रिचेस्ट लोग होंगे वहां पे, रिचर लोग होंगे, दे आर मच रिच। चलो अगली बात और करते हैं, बात और। अब पंजाब हरियाणा के किसी भी स्टेट में कई जगह जाओ, आपको ऐसे ऐसे गांव मिलेंगे जहां पे फौज में जाना बड़ा अपनी शान की बात समझी जाती है। पूरे पूरे गांव ऐसे मिलेंगे, मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसे ऐसे गांव मिलेंगे जहां पूरे के पूरे बच्चे उसमें फौज में गए हुए हैं, एक एक गांव से शहीद हुए। मेरे गांव के पास ही गांव है भारत यात्रा केंद्र। वहां पे एक टाइम ऐसा था कि जब हर घर से लोग फौज में होते थे। क्या ऐसा आपको गुजरात में देखने को मिलेगा? नो। कोई इक्का दुक्का गांव मिल जाए तो बात है, बट हरियाणा पंजाब यूपी में भरमार है ऐसे ऐसे गांवों की। चलो आपको इसको कैसे चेंज आया, जैसे मैं यही एग्जांपल दे रहा हूं, धीरे धीरे चीजें चेंज कैसे होती है। अब मैं बात करता हूं मराठास की। महाराष्ट्र, ये एक ऐसे जोन में आता था जहां से वॉरियर्स आ भी सकते थे और वॉरियर्स नहीं भी आ सकते थे। वो आगे चल के समझाऊंगा कैसे चीजों पे इंपैक्ट आता है, बट मैं भी आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से सुनना। भाई एक टाइम ऐसा था, महाराष्ट्र में वॉरियर्स होते थे, और बहुत जबरदस्त, बहुत तगड़े वॉरियर्स होते थे। बाजीराव पेशवा, मराठास, शिवाजी भोसले, ये पेशवाओं की, ये क्या कहते हैं, वॉरियर्स की धरती कहलाती थी। वॉरियर्स की धरती कहलाती थी। बट अभी आप महाराष्ट्र में जाते हो तो आपको लोग कितने स्वीट और मतलब सीधे मिलेंगे। मतलब वो इस मोड में तो नहीं रहते कि तलवार निकाल लेंगे, इस मोड में तो नहीं रहते कि तलवार निकाल लेंगे। मराठा रेजिमेंट है आज भी, मैं उस चीज की बात भी नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल ही खत्म हो गए, बट फर्क पड़ गया है। पहले जैसा नहीं है कि एवरीवन वाज वॉरियर। वो हर आदमी अपने पास तलवार रखता था। तलवार रखता था तो वो उसके नेचर में प्रोग्रामिंग होती थी। फिर वो तलवार शरीर से हटके घरों में पहुंच गई धीरे धीरे। अंग्रेजों का टाइम आया, फिर धीरे धीरे वो घरों से भी निकल गई, बाहर फेंक दी लोगों ने, किस लिए रखना है। तो नेचर में चेंज आ गया। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा, दिल से सोचना। जब बच्चा रात को सपने में डरता है, कि जी बच्चा छोटा है और सपने में डरता है, तो उसके साथ क्या किया जाता है? घरेलू नुस्खे होते हैं ना दादी नानी के, कि भाई इसके पास एक चाकू रख दो। चाकू क्या होता है? हथियार। चाकू क्या होता है? मंगल। सर के नीचे तकिए के पास चाकू रख दो। फर्स्ट सर इज फर्स्ट हाउस ऑफ योर कुंडली, और फर्स्ट हाउस में मंगल का सामान रख दिया तो बंदे के अंदर करेज बढ़ जाएगी, जैसे तलवार बढ़ाती थी। शरीर पे तलवार करेज बढ़ा देगी। इसका जीता जाता जागता एग्जांपल है सिख कौम। अब सिख कौम को कभी भी डाउन, लो कॉन्फिडेंस, डरे हुए कभी नहीं देखोगे। दे आर फुल ऑफ एनर्जी, दे आर एक्चुअल वॉरियर्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने पास से कृपाण हटाना नहीं छोड़ा। चाकू अपने पास रखते हैं, कृपाण हमेशा उनके पास होती है। कृपाण रहेगी तो अग्रेसिव नेचर रहेगा, कृपाण रहेगी तो कॉन्फिडेंस रहेगा।
यही फर्क है एस्ट्रो का, वास्तु का, आदमी पे कैसे फर्क आता है। सरदारों के पास आप एक चीज चेक करना, एक सुआ भी रखते हैं अपने पास बाल सेट करने के लिए। सुआ क्या है, दैट इज ऑल्सो मार्स। उसको यहीं छुपा के रखते हैं कहीं पगड़ी में। वो क्या करता है, फर्स्ट हाउस में, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, डरना ही नहीं, एक्चुअल में वॉरियर्स। ठीक है, ये सरदारों से चीजें होती है। एग्जाम्पल्स और बताता हूँ चलो आपको। आपका वास्तु का इतना डिफरेंस आता है, इतना डिफरेंस आता है कि एक बार मैं एक फैक्ट्री में गया, वहां पे एक बंदा था, सबको पता है मैंने इंजीनियर, मैंने पूरा कॉर्पोरेट कल्चर देखा हुआ है। ये बड़ी कंपनीज के नाम नहीं लूंगा मैं, पब्लिकली वीडियो डालनी है। तो कंपनीज में क्या होता था, कंपनी में गया, वहां एक बंदे के बारे में उन्होंने बताया, वो बंदे ने मुझे खुद डिस्कस किया। मैं गया किसी और काम से, तो बोला सर मैं ना एक बहुत अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने कहा यार बड़ी अच्छी बात है, आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर। सो हम लोग इंजीनियरिंग में भी एक बात बोलते थे, ओनली एन इंजीनियर कैन अंडरस्टैंड द मेंटालिटी ऑफ एन इंजीनियर। प्यार सा आ जाता है। मैकेनिकल वाला वैसे था, बेचारे दुखी रहते हैं जिंदगी भर। बात हुई तो आई रियलाइज्ड, तो उसने बताया, बोला जी मेरे को ना 50 लाख के पैकेज पे लेके आए हैं ये, और मैं यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा हूँ जिस एफिशिएंसी के साथ मैं काम करता था। क्या था कि वहां पे उसका शॉप फ्लोर का काम था, यहाँ उसको प्रमोशन दे दी, शॉप फ्लोर पे था तो भागता रहता था। अब उसको यहाँ एक पोजीशन दे दी कि यू हैव टू सिट एंड सबको ऑर्गेनाइज करना है और कंट्रोल करना है। बट वो परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो उसकी लोकेशन है वो पूरे प्लांट के, फैक्ट्री के डिस्पोजल वेस्ट एरिया में बैठा दिया है इसको। वेस्ट एरिया में बैठा था तो ही इज नॉट एबल टू यूज और यूटिलाइज हिज स्किल्स। अगर वो अपने स्किल्स को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ प्रॉब्लम है, पोजीशन है। हमने उसकी पोजीशन चेंज करवाई, और पोजीशन चेंज करवाने के बाद उस बंदे की बल्ले बल्ले, बंदा भी खुश, फैक्ट्री के ओनर लोग भी खुश, मुझे भी काम मिल गया, मैं भी खुश, परमानेंट, साल भर का पैकेज ARC। ठीक है, चल एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक बार पंजाब में गया एक फैक्ट्री में, इट वाज ए वूलन फैक्ट्री, इट इज ए वूलन फैक्ट्री, स्टिल द फैक्ट्री एग्जिस्ट। तो उस फैक्ट्री में मैं गया, पूछा जी क्या दिक्कत है, ये दिक्कत है जी, वो दिक्कत है, हजारों दिक्कतें गिनवा दी। तो मैंने कहा जी एक दिक्कत ऐसी जो इन सब पे भारी पड़ रही है, जो सब कुछ हो जाए वो बताओ। बोला सर हमारा सीजन होता है, वूलन फैक्ट्री थी तो सीजन होता है, अक्टूबर के आसपास होता है, फरवरी तक चलता है उनका सीजन, जनवरी फरवरी तक प्रोडक्शन, उसके बाद उन्हें बंद करनी पड़ती है, संक्रांति पे शायद बंद कर देते हैं प्रोडक्शन, सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट कर देते हैं। 6-7, 4-5 महीने का, 5-6 महीने का काम होता है, उतना करते हैं। बोला सर हमारा ये सीजन होता है और इसमें हम तीनों शिफ्ट लगा के दिन रात काम करते हैं, बाकी तो फिर हम पूरा साल तो अपने खर्चे एक्सपेंसेस भी मुश्किल से निकलते हैं फैक्ट्री के। वूलन फैक्ट्री जी क्या निकालेंगे, थोड़ा बहुत। बोला जी एक्सपोर्ट के लिए बनता है, हमारे पास ऑर्डर है, वो निकाल लेते हैं। ठीक है जी भी अच्छी बात है, समस्या क्या है। बोले समस्या है जी हमारे यहाँ पे यूनियन का बड़ा भारी पंगा है, यूनियन वाले हमारी जान ले लेते हैं। अच्छा जी क्या जान ले लेते हैं जी। बोले जब पीक आवर्स होते हैं तब ये कहते हैं हमारे पैसे बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, वरना तो हम स्ट्राइक कर देंगे। बोले हमारे यहाँ कई बार तो सीजन खराब होता है, बात भी माननी पड़ती है, बड़ा परेशान कर रखा है। बोले इरिटेशन बहुत ज्यादा होती है। मैंने कहा चलो जी देखते हैं। मैप बनाया, तो मैप में व्हाट आई फाउंड, जो उन्होंने यूनियन ऑफिस बनाया हुआ था अपना, वो यूनियन ऑफिस उन्होंने ऐसी डायरेक्शन में बनाया हुआ था कि जहां पे कोई भी बैठेगा वो अपने आप को ओनर समझेगा। जस्ट लिसन, उन्होंने एक ऐसी डायरेक्शन, कई बार आप देखना, कई शॉप्स को आप देखना, कई शोरूम को देखना, कई बड़े 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 बड़ी ऑर्गेनाइज शॉप, स्वीट शॉप्स को देखना। मेरे गांव में एक स्वीट शॉप है, वहां पे जो लड़का बैठता है, जो नौकर है, वो अपने आप को ओनर समझता है। मालिक की प्रॉब्लम ही है। बोले यार बाकी सब कुछ ठीक है, तो सब किसी के सामने भी जवाब दे देता है। बोले मेरे 4 गेस्ट, 4 रिश्तेदार आए होंगे, उनके सामने कुछ भी बोल देता है। बोले निकाल भी नहीं सकता, काम भी बहुत अच्छा करता है। बोले सब कुछ सही है, बोले बट ओनर समझता है अपने आप को। तो उन्होंने उस यूनियन लीडर की जो जो यूनियन ऑफिस था, वो उन्होंने एक ओनर वाली पोजीशन पे बैठा रखा था, जहां पे बंदा बैठ के ओनर की पोजीशन समझेगा। तो मैंने 2-3 चीजें देखी, मैंने कहा जी इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। बोले जी पोजीशन तो चेंज नहीं कर पाएंगे। बोले पोजीशन चेंज करी तो ये पंगा कर देंगे। बोले बिल्कुल नहीं मानेंगे। मैंने कहा चलो जी, तो आप सबको पता है जैसे आई एम एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, तो मैं बंदे की बॉडी लैंग्वेज से प्लैनेट्स सेट करता हूँ। मैंने 2-3 दिन उस बंदे को ऑब्जर्व किया और उसके बारे में जान लिया, जस्ट उसके बॉडी स्ट्रक्चर से, बॉडी लैंग्वेज से प्लैनेट्स कैसे हैं। तो सरदार जी थे लंबे ठाड़े हट्टे तगड़े, मतलब एकदम ना
आप समझो, देख के भी डर लगे। तो मैं अंकल जी के पास चला गया, मैंने कहा अंकल जी सत श्री अकाल। अंकल जी ने यूं करके ले ली, ठीक है जी। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, अंकल जी की नाराजगी होगी कोई। मुझे उन्होंने मना किया, बोले जी आप इससे यूनियन लीडर से बात मत करो। मैंने कहा मैं बात नहीं करूंगा यार, मैं जाऊंगा। मुझे वो वैसे ही वहां पे शो फ्लोर पे मिल गया था। तो मैंने कहा अंकल आप ही देखते हो यहाँ पे सारा काम, आप ही हेड हो। मुझे तो पता था वो अपने आप को हेड समझ रहा है। तो उसने मुझे बड़े टशन में कहा, बोले और कौन देखेगा। तो मैंने ने उसको अनसुना कर दिया बात को, और मैं हंसने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसको ऐसे दिखाया कि मैं उसके गुस्से को या किसी चीज को समझा नहीं, और मैंने झुक के नमस्ते भी करी उसको। फिर वहीं पे पीछे पीछे मालिक भी आ रहा था, उनका जो ओनर था वो मेरे साथ ही रहता था। मतलब बड़ा रिस्पेक्ट करता है बेचारा, आज भी बड़ा रिगार्ड करता है। उसकी प्रॉब्लम शुरू सोल्व करके आए थे हम, पेरिनियल इशू था उसका एक बहुत पुराना। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार एक बात बता, ये इतना अच्छा आदमी है, तुमने इसको ऐसी जगह पे बैठाया हुआ है जहां बैठ के इसके घुटनों में दर्द रहेगा, इसका स्टमक खराब रहेगा, लड़के से ट्यूनिंग खराब रहेगी। क्योंकि मैं तीनों चीजें उसकी पत्री से, उसके बॉडी लैंग्वेज से पढ़ चुका था कि ये प्रॉब्लम्स है उसके साथ। अब वो अंकल मेरी तरफ देखे, अंकल को पता तो था ये वास्तु एक्सपर्ट है, ज्योतिष भी है, तिलक वगैरह लगा के आते हैं पंडित जी। तो अंकल जी आए फटाफट ओनर को छोड़ के, बोले जी क्या कह रहे थे आप। मैंने कहा अंकल मैं को ये कह रहा था इनको, ओनर साहब को, कि यार ये इतना अच्छा आदमी है, आपका पूरा काम संभालता है, और आपने इनको ऐसी जगह पे बैठाए रखा है कि जहाँ पे प्रॉब्लम्स ही होंगी। तो वो अंकल बोलते हैं, बोले यार तूने मेरे को ऐसी जगह पे क्यों बैठा रखा है। तो इतनी देर में ओनर बोलता है, बोले जी आप बताओ इनको कहाँ बैठाना है, मैं इनको अपनी सीट भी दे दूंगा। मैंने कहा यार अपनी मत दो, उस पर आप बैठो। मैंने यूनियन ऑफिस को उठा के नॉर्थ वेस्ट में शिफ्ट करा दिया। अब जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है वो सपोर्ट की होती है। जैसे ही उनका ऑफिस वहां सेट हुआ, एक दो महीने में ऐसा चेंज आया उनकी यूनियन में कि अब उनकी यूनियन कभी प्रोडक्शन नहीं रोकती, उनकी यूनियन सपोर्ट में खड़ी रहती है। यू वॉन्ट बिलीव, कभी ब्रेकडाउन हो जाते थे, कुछ हो जाते थे, तो यूनियन एंजॉय करती थी, चलो भाई आराम हो गया। नाउ इफ ब्रेकडाउन इज देयर तो यूनियन जाके कहती है कि सर हमारे काम करवाओ, निकलवाओ। ऑल्दो उसके लिए उनको कुछ इंसेंटिव वगैरह मिलता है प्रोडक्शन बेस पे, बट वो तो पहले भी मिलता था। नाउ दे आर हैप्पी, दे आर फोकसिंग ऑन दैट। मालिक भी खुश है, ओनर भी खुश है, काम भी हो रहा है, और आपके यूनियन बॉडी मेंबर्स भी खुश है। मैंने उनके लिए भी गलत नहीं की। अल्टीमेटली काम तो करना ही, शांति के साथ काम करना है, कंपनी का प्रॉफिट करना है। तो आपके किसी भी जोन की एक एक डायरेक्शन मैटर करती है। किस तरीके से आप डायरेक्शन में रह रहे हो, किस तरीके से, इसमें बेसिकली आपको जो भी आपका वास्तु वाला है उसको आपके फैक्ट्री के हिसाब से, आपके घर के हिसाब से प्रोग्रामिंग करनी आनी चाहिए। एक फैक्ट्री का इशू में चला गया, भाई प्रॉब्लम क्या है, फैक्ट्री वाला बोलता है जी ऑर्डर्स नहीं आ रहे, इसका मतलब उसके नॉर्थ में प्रॉब्लम है, चेक नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ हिज फैक्ट्री। बंदा बोलता है कि जी मेरे फैक्ट्री में सब कुछ हो जाता है, डिस्पैच नहीं मिलता, डिस्पैच नहीं हो पाता, चेक नॉर्थ ईस्ट ऑफ हिज फैक्ट्री। बंदा बोलता है कि जी मेरी फैक्ट्री में ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, सब कुछ सही हो रहा है, बट बैंक से प्रॉब्लम है, फंड्स नहीं है हमारे पास, लोन डाला हुआ जी, लोन अप्रूव, चेक नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज कंपनी। बंदा बोलता है जी सब कुछ था जी, सडनली हमारा ब्रांड वैल्यू डाउन हो गई, ब्रांड वैल्यू डाउन हो गई, चेक साउथ कंडीशन ऑफ साउथ ऑफ हिज फैक्ट्री। सेम इन हाउस ऑल्सो, घर में बोलता जी रहता हूँ, बट मेरा ना लोन वगैरह क्लियरिटी नहीं आ रही, तेरा नॉर्थ वेस्ट चेक करेंगे। बंदा बोलता जी मार्केट में नाम खराब हो गया, इज्जत हो गई, खराब हो गई, चेक साउथ ऑफ हिज साउथ डायरेक्शन ऑफ हिज हाउस। ये सारी चीजें आपको चेक करनी आनी चाहिए। अब आपको एक चीज और बताता हूँ बड़ी कॉमन सी। लोग बोलते हैं जी लाल किला, बहुत सारे लोग रह के गए। लाल किले पे बाद में आता हूँ कि जी हम एक अपार्टमेंट में गए, एक बिल्डिंग है जी मुंबई में, आज भी मेरी किसी से बात हो रही थी। 45 फ्लोर है उसमें, 45 फ्लोर्स। 45 फ्लोर्स में से, मतलब पोश एरिया में 45 फ्लोर्स है, बड़े महंगे फ्लैट्स हैं उसमें। तो जो महंगे फ्लैट्स हैं, एक मिनट, जो महंगे फ्लैट्स हैं, उन महंगे फ्लैट्स में से 45 में से 10-15 फ्लैट तो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, 10-15 ऐसे हैं जो नॉर्मल है, और कईयों की तो बैंड बजा पड़ा है। तो ऐसी क्या सिचुएशन है। देखिए इसमें मैटर करता है आपके घर का इंटीरियर, आपके घर का इंटीरियर कैसा है। अगर आपके फ्लैट का इंटीरियर ही खराब है, वो आपने कलर कॉम्बिनेशन से नहीं किया।
इससे पहले आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर इस इंटीरियर वाले करता हूँ। देखिए, जैसे मैं बात करता हूँ कलर कॉम्बिनेशन की, आपने सभी ने वाटर वाटर बोटल्स देखी है, पानी पी रहा था, पानी से मुझे याद आया। तो जो वाटर बोटल्स का ब्रांड होता है, जो वाटर बोटल्स का कलर होता है, वो कौन सा कलर होता है? वाटर बोटल्स का कलर होता है ग्रीन या ब्लू। ध्यान से ठंडे दिमाग से सोचो, मैं गलत बात कर रहा हूं। वाटर बोटल्स का जो कलर होता है दैट इज ग्रीन और ब्लू। अगर आप अर्थ पे ऊपर से देखेंगे तो आपको जो पानी है, जो सी है, वो ब्लू दिखाई देगा या ग्रीन दिखाई देगा। लाल समुद्र तो किसी को नहीं दिखाई देगा ना कभी भी। लाल समुद्र कभी नहीं दिखाई देगा आपको, ग्रीन दिखाई देगा या ब्लू दिखाई देगा। सेम कंडीशन इज अप्लाइड ऑन वाटर बोटल्स ब्रांड। जो वाटर बोटल्स हैं वो आपको ग्रीन या ब्लू कलर की ही मिलेंगी, रेड कभी नहीं मिलेंगी। मेरे गुड़गांव का एक ब्रांड होता था एक्वाफिना, एक्वा लाइफ, नाम लेने में कोई इशू नहीं। वो एक्वा लाइफ का रेड कलर की बोतल थी, रेड कलर का ब्रांड था। आज वो कहीं भी नहीं है, खत्म हो गया। आप किसी भी बड़े ब्रांड को ले लो, बिस्लरी, किनले, बैली, सब इट इज आइदर ग्रीन और ब्लू। एक एग्जांपल और लेते हैं, स्वीट्स। स्वीट्स की शॉप्स जो होती हैं, अब जितनी भी आपके शहर में जितनी भी स्वीट्स की शॉप हैं, आप चेक कर लीजिए, खुद चेक कर लीजिए, जितनी भी स्वीट्स की शॉप्स हैं उनका जो ब्रांडिंग होगी दैट इज मंगल से होता है। रेड तंदूर, वो या तो रेड कलर से होंगी, कुछ की ग्रीन या कुछ की व्हाइट, इसके अलावा तीसरा कलर नहीं होगा। रेड कलर सबसे ज्यादा होगा, जो टॉप मोस्ट ब्रांड होंगे उनका रेड कलर होगा, रेड, व्हाइट या ग्रीन, बस इससे बाहर कुछ नहीं होगा। सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट का रेड होगा। चेक करो, थिंक, मैं बोल रहा हूं, आप चेक करो अपने शहर के 50 शहर के वर्ल्ड के जितने भी बड़े स्वीट्स वाले हैं सबको चेक करो। चेक फ्रॉम देयर डब्बे देखो, उनकी ब्रांडिंग देखो, वेदर इट इज फ्रॉम रेड कलर और समथिंग एल्स। इसका एक बड़ा प्यारा एग्जांपल देता हूं, हमारे गुड़गांव के आसपास के एरिया में या नॉर्थ इंडिया में एक ब्रांड था बर्फी वाला। उस बर्फी वाला के जितने भी आउटलेट्स उन्होंने शुरू में खोले वो रेड कलर के आउटलेट से थे, एंड इट वॉज बहुत अच्छा चलता था। लोग दूर दूर से जाते थे, मैं भी जाता था बहुत दूर से बर्फी लेने, बड़ा टेस्ट था। जैसे ही उन्होंने सडनली उसको ब्लू किया, टेस्ट ही आना बंद हो गया, चलना ही बंद हो गया। कैसे? वी डोंट नो। कैसे? वी डोंट नो। पूरी की पूरी ब्रांडिंग खराब हो जाती है। कार मैन्युफैक्चरर्स, मारुति सुजुकी, वॉक्सवैगन, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, चेक, उनका सबका कलर ब्लूइश टाइप से होगा, जल तत्व। कुछ का रेड भी मिल सकता है, बहुत कम, ब्लूइश। मैकडोनल्ड्स येलो मिलेगा, फास्ट फूड है। अगर खाली मिठाई या इस टाइप का होता तो रेड होता, दैट इज सक्सेसफुल। बट आपने देखा होगा मैकडोनल्ड्स का रेड प्लस येलो होता है। फास्ट फूड हो गया, कोई भी फास्ट फूड जो चलता होगा, कोई भी फास्ट फूड जो चलता होगा। तो साथियों, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब मैं वहीं पे आता हूं अपने प्रश्न पे कि एक बिल्डिंग है 35 फ्लोर की, 40 फ्लोर की, 50 फ्लोर की। कुछ फ्लोर्स तो बड़ा अच्छा, दे आर डूइंग वेरी वेल, और कुछ फ्लोर्स पे कंडीशन ऐसी है कि खाने के वांदे हैं। मुंबई की फ्लैट है ना, तो वांदे तो थोड़ा सा मुंबई भाषा तो निकलना जरूरी है। कुछ फ्लैट्स में खाने के वांदे हैं। क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ इंटीरियर ऑफ फ्लैट्स। फ्लैट्स का इंटीरियर कैसा है? फ्लैट्स का इंटीरियर कैसा है? अच्छा है, बुरा है, क्या है फ्लैट्स के इंटीरियर में? आपको समझना होगा ना, फ्लैट्स का इंटीरियर कैसा है। भाई 20 के 20 का एक जैसा तो नहीं है। आपका एक ऐसा है जो वाटर वाला है, अगर आपने वहां रेड कलर लगा दिया, खराब। नॉर्थ में रेड आ गया, खराब, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। साउथ वेस्ट में रेड आ गया, पति पत्नी की नहीं बनेगी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, यू कैन सी सेम सिचुएशन ही कलर कॉम्बिनेशन की होती है। सेम सिचुएशन कलर कॉम्बिनेशन। इसका एक सबसे बड़ा और एग्जांपल बताता हूं, अपने नॉर्थ इंडिया में तो है कि पूरे भारत में ही है। आपने कई बार सुना होगा, भाई ये कहते हैं, बोले यार हमारे पड़ोस में ना एक शादी हुई,
बोला फिर जी? बोला शादी में वो लड़की ऐसी आई उनके घर में कि उस लड़की के उनके घर में आते ही उनके वारे न्यारे हो गए। अच्छा जी। कई बार इसका उल्टा सुनने मिलता है, बोला शादी हुई जैसे ही वो नई बहू आई उसके बाद से उनके तो पूरा सब कुछ बर्बाद हो गया। साथियों आप एक बात बताओ, वो लड़की तो पहले भी अपने घर में रह ही रही थी ना। उस एक लड़की का भाग्य तो इतना तेज है कि वो बना देगी या बिगाड़ देगी, और बाकी पूरा परिवार खराब, जो 8-10 आदमी रहते हैं उनका सबका खराब है। इज इट पॉसिबल कि एक लड़की तो खराब कर देगी आते ही घर को पूरे को, और वही लड़की घर को बना देगी, बाकी तुम वैसे ही सारे पागल हो, वैसे ही रह रहे थे उस घर में? किस लिए रह रहे थे? कोई उनसे पूछे भाई तुम किस लिए रह रहे थे उस घर में, जब करना ही उस लड़की ने था तो पहले ही शादी कर लेते। पहले ही शादी कर लेते। देखिए दो तीन चीजें होती हैं जब भी घर में कभी शादी होती है। whenever there is a marriage और समथिंग लाइक कोई ऐसा इवेंट होता है, तो घर में मैक्सिमम घरों में पुताई होती है, मैक्सिमम घरों में पेंटिंग होती है, व्हाइट वॉश होता है। अब शादी वाले घर में कोई डल कलर तो करवाएगा नहीं कि पीला पीला कर दे भाई या हल्का व्हाइट कर दे। कोई लाल कराता है, कोई नीला कराता है, कोई पीला कराता है, कोई हरा कराता है, सब कलर करवा देते हैं। अब कोई कलर गलती से गलत जोन में आ गया तो वो पूरा बंटा धार कर देगा। जो मैंने बताया 20 फ्लोर की बिल्डिंग में इंटीरियर का फर्क होता है। कुछ कर्टेन्स आपने ऐसे लगवा दिए तो वो खराब कर देंगे। और कुछ जगह पे लकीली अगर सब कुछ बढ़िया हो गया तो वहां बल्ले बल्ले। दूसरा क्या होता है, जब नए घर बन रहे होते हैं तो वहां पे कंस्ट्रक्शंस भी होती है। कंस्ट्रक्शंस भी होती है ना, कंस्ट्रक्शंस होती है। अब जब कंस्ट्रक्शंस होंगी तो वहां कंस्ट्रक्शंस होने के बाद, भाई नया घर बन रहा है 2 रूम बना दो, नई शादी हो रही है बच्चे की 2 रूम बना दो, 1 रूम बना दो, टॉयलेट भी बना दो। अब वो आपने किस डायरेक्शन में प्लेस किया, टॉयलेट किस डायरेक्शन में घर बनाया, वो भी तो मैटर करता है, या वो मैटर ही नहीं करेगा? वो मैटर भी तो करेगा। भैया आपने मंगल की जगह पे केतु का कलर करा दिया, राहु का करा दिया, राहु की जगह पे करा दिया, तो प्रॉब्लम करेगा ना। चलो आपको एक चीज और बताते हैं, वास्तु से ही रिलेटेड है, एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेटेड है। आप लोग थोड़ा सा जस्ट सोचिए, जहां भी आप रहते हैं, जिस भी मोहल्ले में, जिस भी सिटी में, जिस भी किसी भी कंट्री में, इट एप्लीकेबल्स वर्ल्ड वाइड। थोड़ा सा आपको बोर्ड पे समझाता हूँ। ये देखिए, ये आपकी लेन होती है इस टाइप से, जहां भी आप कभी भी रह रहे हैं या आपके आसपास जितनी भी बड़ी लेन है, बड़ी या छोटी जितनी भी लेन है, ये ऐसे ऐसे प्लॉट्स बने हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ लेन्स की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्लैट्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्लैट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट लेन्स ओनली। आई एम टॉकिंग अबाउट लेन्स। अब ये एक लेन है, इसमें इतने सारे प्लॉट्स या घर हैं। तो अब साथियों अगर आप देखोगे तो इसके जो कॉर्नर के हाउसेस होंगे, ये वाले फर्स्ट हाउस एंड लास्ट हाउस, कॉर्नर हाउसेस, अगर हम कॉर्नर के हाउसेस की बात करेंगे तो लगभग लगभग 70 to 80% ये बर्बाद कंडीशन में होंगे। बर्बाद कंडीशन में होंगे। आप इस चीज को चेक कर लेना, अभी तक चेक नहीं की तो आगे कर लेना, मन में सोच लेना। 100 घर में देखोगे तो 100 में से 80 घर आपको ऐसे मिलेंगे कॉर्नर वाले, सिर्फ कॉर्नर वाले, बीच वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज ओनली, कॉर्नर हाउस जो बर्बाद होंगे। बर्बाद होने में कंडीशंस आपको कैसी कैसी मिलेंगी? या तो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट जनरेशन जो होगी वो बहुत अच्छा पैसा कमाएगी, और बच्चे जो होंगे, चिल्ड्रन, वो बर्बाद हो जाएंगे। अगर सेकंड कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो फर्स्ट जनरेशन भी अच्छा पैसा कमाती है और सेकंड जनरेशन भी अच्छा कमाती है, तो उस घर में लोनलीनेस की प्रॉब्लम रहेगी, अकेलापन। ये बच्चे छोड़ के चले जाएंगे अपने पेरेंट्स को, बच्चे पेरेंट्स के साथ नहीं रहेंगे, दे विल नॉट स्टे। या फिर दोनों जनरेशन खराब, फर्स्ट जनरेशन भी खराब, सेकंड भी खराब। इसमें जो ये लोनलीनेस वाली है ये थोड़ी बहुत ठीक होती है 80 घरों में। 20 घर वो होते हैं जिनको ईश्वर चाहते हैं, जिनकी अपने आप रेमेडीज हो जाती हैं, या कोई हमारे जैसा वास्तु वाला जाके हमारा रेमेडीज करा देता है। 20 घर वो होते हैं, या ऑटोमेटिकली रेमेडीज हो जाती है, ऑटोमेटिकली भी हो जाती है।
किसी ने देसी गाय पाल रखी है, ध्वजा लगा रखी है, बहुत सारे तरीके हैं, वो ऑटोमेटिकली भी कई बार हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि आपके 80% घर ऑटोमेटिकली ठीक बन जाते हैं जिन पे ईश्वर की कृपा होती है। घर में भी तो होता है ना, 80% सब्जी ठीक ही बन जाती है, 20% गलत बनाती है, 20% ही बीवी अपना दाल में नमक ज्यादा डालती है या पनीर में मिर्ची ज्यादा डाल देती है। तो वो देखना है हम 20% में ना आ जाए। 80% घर तो बिना वास्तु के ही बनते हैं। डिपेंडिंग अपो, सब्जी तो फेंक सकते हैं, घर नहीं फेंक सकते। करोड़ों रुपया लैंड पे लगाना, कंस्ट्रक्शन पे लगाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। अब देखिए, वास्तु में जो हमारा मेन कंस्ट्रेंट होता है क्या होता है, जो वास्तु हम करते हैं या जो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा जो मिस करते हैं उनके लिए भी, कभी भी किसी भी घर पे किसी भी उसमें जाओ ना, तो आप चेंज पे फोकस करो। हर आपको बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स दूंगा। भाई कहीं भी जा रहे हो तो चेंज पे फोकस करो, चेंज क्या हुआ है। लोगों की किसी घर पे गया, मेरे यहीं पे गांव के पास में ही गुजरा, एक लड़का मेरा स्टूडेंट भी रहा है। तो ही बिलीव्स इन ईच एंड एवरीथिंग। ही आस्क्ड के सर हमारे घर में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है अभी। ठीक है जी। मैंने कहा बेटा तू मेरे पास डायरेक्ट तो आया नहीं, तूने पहले तो कोई ना कोई सस्ता एस्ट्रोलॉजर ढूंढा होगा। वास्तु वाला भी हंसने लगा, बोले सर सस्ता ढूंढा था, सच बताऊंगा झूठ नहीं बोलूंगा, उसने ये बताया कि टॉयलेट तोड़ दो, ये तोड़ दो, वो तोड़ दो। अब मैं उनके घर गया तो उनके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। अब मैंने पूछा भाई नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट कितने टाइम से? बोले गुरुजी 20 साल से है। मैंने कहा प्रॉब्लम कब से शुरू हुई है? बोले जी 1 साल से। अब समझिए, 20 साल से प्रॉब्लम, 20 साल से टॉयलेट है और प्रॉब्लम तब नहीं हुई। प्रॉब्लम आज उसको सडनली 1 साल से हुई है। अगर उसको प्रॉब्लम सडनली 1 साल से हुई है तो यू हैव टू चेंज, लुक एट द चेंज। अब वो तो बता गया कि जी इसको टॉयलेट को तोड़ दो, ये तोड़ दो। मैंने कहा तू टॉयलेट मत तोड़। तेरा अगर 20 साल से टॉयलेट है तो टॉयलेट छोड़ दे। तेरा टॉयलेट यहाँ 20 साल है, छोड़ दे। और क्या चेंज किया है घर में? बोला जी ये नहीं किया, वो नहीं किया, कुछ चेंज नहीं किया, ये है वो है। बहुत देर होगी देखते देखते। प्रॉब्लम क्या आ रही है जी? बोला जी फाइनेंस में अटक गए हैं सब कुछ ना। बहुत पैसा आता था हमारे पास रेगुलरली, फ्लो ऑफ इनकम वाज वेरी गुड, अब बहुत खराब है। तो आप समझ रहे हो, गुजर है करोड़ों की पार्टी है लोग, मेरे से वैसी बात हो रही। तो जो उन्होंने अपनी तिजोरी या जो पैसा, उन्होंने बहुत सारा नोट थे, वो क्या बताऊंगा अभी वीडियो में, तो बहुत सारे पैसे थे, वो एक ऐसी जगह पे स्टोर कर रखे थे पहले, दैट वाज प्योरली एंड प्योरली डायरेक्शन ऑफ मनी। और साल 1.5 साल पहले उनके यहाँ कुछ काम हुआ था लकड़ी का, कारपेंट्री वर्क, और वो उन्होंने उसके लिए एक जगह ऐसी तिजोरी फिक्स करवा ली जिसमें से पूरी सेफ्टी रहे। और वो सेफ्टी, वो तिजोरी ऐसी जगह पे आ गई जो डिस्पोजल की जगह थी। बस वहां पैसा रखते ही पैसा खत्म। पैसा जा ही रहा है जी, आप कुछ नहीं, हालत खराब हो गई है, मानदे हो गए। समझ रहे हो, ये इम्पैक्ट है वास्तु का। तो उस पे फोकस नहीं करना यार। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट खराब होता है, मैं किसी भी घर में जाता हूँ कहता हूँ सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट हटाओ जी, प्रॉब्लम करेगा, बहुत सारे इश्यूज देगा। बट यार उसको सूट कर रहा है, 20 साल से सब कुछ सही है, वो तुम्हें बुला, फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हें बुलाया है किस चीज के लिए। यू हैव टू फोकस ऑन दैट ऑल्सो। दो चीजें होती हैं, वन इज एमबीबीएस डॉक्टर एंड वन इज हकीम। ज्योतिष वाले होते हैं ना, तो वो हकीम की तरह काम करते हैं। हकीम क्या होता है, आपकी नब्ज पकड़ता है, बीमारी बताता है, भाई तेरे को पेट की दिक्कत है। तो ये हम एस्ट्रोलॉजी में करते हैं, चार्ट देखते हैं और बता देते हैं। बट इन वास्तु वी आर एक्टिंग लाइक ए एमबीबीएस डॉक्टर। जैसे एमबीबीएस डॉक्टर होता है, एमबीबीएस डॉक्टर कभी नहीं बताएगा आपको बीमारी क्या है, वो आपसे पूछेगा भाई बीमारी बता क्या है, अच्छा ये बीमारी है, इलाज ले जाओ। अगर उसको लग रहा है तो वो उस चीज को ऑब्जर्व करेगा, टेस्ट कराएगा, बट डायरेक्टली ही विल नॉट स्टार्ट द मेडिसिन, ही विल नॉट स्टार्ट द मेडिसिन। वो हम लोगों को समझना है वास्तु के केस में। हमें खाम खाम उसका टॉयलेट तोड़वा दूं, फायदा क्या है? हमने बहुत सारे ऐसे केसेस किए हैं, घर में कोई चेंजेस नहीं किया, थोड़ा सा सामान उठवा के दूसरी जगह पे रखा है, एंड प्रॉब्लम स्टार्टेड गेटिंग रिजॉल्व। प्रॉब्लम स्टार्टेड गेटिंग रिजॉल्व। ठीक है, प्रॉब्लम स्टार्टेड गेटिंग रिजॉल्व। उन्हीं के घर के पास काम मिला, उन्हीं के किसी नॉन से,
उनकी फैक्ट्री थी, बहुत तगड़ी थी। अब उनकी फैक्ट्री में मैं चला गया। फैक्ट्री की हालत ऐसी, उन्होंने बोला जी हमारी 10-12 साल फैक्ट्री पुरानी है, बहुत पैसा कमाया। 2008 से फैक्ट्री थी, 13-14 साल पुरानी। बोले बहुत पैसा कमाया, बोले बहुत अंधा पैसा आता था, बोले लिमिट नहीं होती थी। बोले आज हालत इतनी है कि एम्प्लॉयज को पैसे देने के लिए पैसे नहीं होते हैं हमारे पास। हमारे दिन पे दिन कर्जा बढ़ता जा रहा है, हमारा दिन पे दिन कर्जा बढ़ता जा रहा है। बोले कर्जा इतना बढ़ गया है कि हालत खराब हो रही है, तो क्या करें, व्हाट वी शुड डू, करें क्या, करें क्या, वो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, मैं बैठ गया चाय वाय पी उनके पास, मैंने कहा तुमने चेंजेस क्या किए। अब बंदा कह जी कोई चेंजेस नहीं किए, हमने तो कुछ भी नहीं किए। ठीक है, बड़ी स्वीट कॉम होती है गुजर, बड़े भोले, दिल से रेस्पेक्ट करने वाले, बड़े प्यारे। बात कर रहा हूँ भाई, बता अब क्या करें उस्ताद। इसमें बोला जी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है भाई, हमने पूरा घर देखना शुरू किया, पूरी पूरी फैक्ट्री देखनी शुरू करी। घूमते घूमते फैक्ट्री के जब हम पूरे मैप में देख रहे थे, और मैं मैप से घूमता घूमता उनके साउथ वेस्ट जोन में चला गया, एंड आई फाउंड के साउथ वेस्ट जोन में उनके बोरिंग थी। तो मैंने उस लड़के के फादर को कहा, मैंने कहा भाई ये जो बोरिंग है, आप इस बोरिंग को आप इस बोरिंग को निकलवा के उधर नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ ले जा सकते हैं। तो बंदा हंसने लगा। मैंने कहा क्या बात होगी भाई, क्यों हंस रहा है, वाई आर यू लाफिंग। बोले सर जो आप नॉर्थ बता रहे हो ना, बोले यहाँ पे हमारा पुश्तैनी कुआं हुआ करता था। बोले हमने वो कुआं बंद कराया है। बोला बोरिंग वहीं थी, बोरिंग हमने बाद में चेंज कराई है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा एक बात सोच के बता, जब से तूने बोरिंग चेंज कराई है तब से ही दिक्कत आ रही है। बोला जी तब से ही दिक्कत आ रही है, तब से ही हालत खराब होनी शुरू हो गई थी। बोले 1-2 महीने बाद, 3 महीने का टाइम होता है लगभग लगभग पूरा असर दिखाने में वास्तु। शुरू तो जल्दी ही हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कितनी क्रिटिकलिटी है, बट 3 महीने में पूरा असर दिखा देता है। सो मैंने कहा आप क्या करेगा। मैंने कहा दोबारा कुआं खुदवा दे या तो उस बंदे ने दोबारा वहीं पे कुआं टाइप का खुदवा के छोटा सा उसी में बोरिंग करवाई दोबारा, और सिचुएशन सही हो गई उसका। बेसिकली वहां से क्या होता है, डिस्पैच की गाड़ी निकलती थी, बड़ी दिक्कत होती थी उसको। अब मैंने कहा डिस्पैच का कोई और अरेंजमेंट कर लेता, उसे भी नहीं पता था वो क्या करता। तो जस्ट उसने एक चीज स्मूथ करने के लिए पूरे वास्तु को बिगाड़ दिया। देखिए इसमें हम ना काम करते हैं न्यूटन के लॉ की तरह। हम इंजीनियर, वी नो दैट न्यूटन लॉ, सबको पता है। ठीक है, कोई चीज अपने स्टेट में तब तक घूमती है, उसी पोजीशन पे रहती है, जब तक उसको आप किसी एनर्जी से हिट ना करो या चेंज ना करो। जब आपका सब कुछ सही चल रहा है सेम एनर्जीज के साथ, सो व्हाट इज द चेंज पॉइंट, यू हैव टू लुक ऑन द चेंज पॉइंट। व्हाट इज द चेंज पॉइंट, चेंज पॉइंट हुआ क्या है, चेंज पॉइंट हुआ क्या है। आप उस चेंज पॉइंट को पकड़ लोगे, लाइफ बल्ले बल्ले, लाइफ में सुकून है, लाइफ में सुकून है। अब वो चेंज पॉइंट ही लोग नहीं पकड़ पाते हैं, और बहुत से वास्तु वाले भी जाते हैं ये कर दो वो कर दो ये कर दो, चेंज पॉइंट वो छोड़ के बाकी सब करा देते हैं उसके। सामने वाला परेशान जी बहुत काम कर चुका हूं, अब भी नहीं कर चुका। चेंज पॉइंट के आपको एग्जांपल दिखाते हैं, और आपको दिखाते हैं कि वास्तु कैसे काम करता है। चलो आपको शो करता हूं, आई शो यू द वास्तु। गूगल अर्थ पे जाते हैं, गूगल अर्थ की सहायता लेते हैं, गूगल अर्थ आपको दिखाएगा। अगर मैं बात करूं 1950 से पहले, 1947 से पहले, एक वर्ल्ड होता था, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स का सिक्का चलता था पूरे वर्ल्ड में, ब्रिटिशर्स का सिक्का चलता था, और ऐसा चलता था पूरे वर्ल्ड में कि भैया पूरे वर्ल्ड में उनका नाम था। दिखाता हूँ डायरेक्शंस का, वास्तु का, चेंज पॉइंट्स का कितना इंपैक्ट आता है। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी चीजें दिखाएंगे, बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स आई विल शो यू। गूगल मैप देखिए, ये गूगल मैप खोल लिया हमने। इस गूगल मैप में हम सबसे पहले जाते हैं बकिंगहम पैलेस। बकिंगहम पैलेस, लंदन। यहाँ पे हमारी क्वीन विक्टोरिया रानी रहती है।
स्पेलिंग गलत डाल दी मैंने। एक सेकंड ना, बकिंगम पैलेस देख लेता हूँ, कुछ गलती हो रही है ढूंढने में। अच्छा, बकिंगम पैलेस डालते हैं, BUCKINGHAM पैलेस। बकिंगम पैलेस, बकिंगम पैलेस के नाम से ही आ जाएगा। नेट का इशू चल रहा है, क्या है पता नहीं। लेट मी चेक द इशू ऑफ नेट। ओके, पर बकिंगम पैलेस, मैं एक बार बंद करके रिस्टार्ट करता हूँ। आई शो यू कि हुआ क्या, बकिंगम पैलेस में क्या था, रानी विक्टोरिया ने 1947 से पहले कैसे राज किया, क्या क्या इश्यूज क्या था। चलो दोबारा एक बार ट्राई करते हैं, लेट इट बी ओपन अगेन। ये हमारा गूगल अर्थ है, होप यू ऑल कैन सी। बड़ा ब्यूटीफुल है, इट्स ब्यूटीफुल एप। ये पूरी धरती आपके सामने है। अभी सही खुला है, उस टाइम पे ओपनिंग होने में दिक्कत हो गई थी। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे जाते हैं, KING बकिंगम पैलेस लंदन। अभी यूके में हमने, यूनाइटेड किंगडम में बकिंगम पैलेस। अंग्रेज गोरे लोग, तो बॉस गोरे लंगो देखो कितना ब्यूटीफुल लगेगा आपको 1 मिनट में। हाँ, गुड़गांव में बैठे हैं, 1 मिनट में लंदन पहुंच गए। ये लो, लंदन का एंजॉय करो, देखो सच गोरे लोगों का सिक्का। एक टाइम ऐसा था जब गोरे लोगों का सिक्का चला, जब गोरे लोगों का सिक्का चला तो ऐसा चला, ऐसा चला कि पूरी दुनिया पे इनका कंट्रोल था। पूरी दुनिया जीत ली थी इन्होंने। ये आप देख रहे हो मेरा कर्सर, ये रोड देख रहे हो कितना बड़ा रोड है। ये यहाँ पे जो इनकी एंट्रेंस है मेन, ये बकिंगम पैलेस है, आप ये देखिए, ये इनका घर, ये बकिंगम पैलेस है, रानी का घर है जहाँ रानी रहती है। पूरी दुनिया पे इनका राज है, ये देख रहे हो। यहाँ से इनकी नॉर्थ ईस्ट से इनकी एंट्री है। वास्तु देखो कितना प्यारा आर्किटेक्चर है, पूरे की पूरी बिल्डिंग वास्तु के हिसाब से बनी हुई है, पूरी बिल्डिंग। ये इधर नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ भारी किया हुआ है, नॉर्थ हल्का किया हुआ है इन्होंने। एंट्रेंस रखी हुई है नॉर्थ ईस्ट की साइड से। ये एंट्रेंस है, इसकी मेन एंट्रेंस, और ये मेन एंट्रेंस पे सामने से रोड हिट देखो कितना किलोमीटर लंबा है, कितनी दूर से रोड आकर यहाँ पे सीधा हिट मार रहा है। मतलब पूरा पैसा, पूरा फेम, पूरा नेम, ये एंट्रेंस देगी घर की। घर की ये दिशा जिस भी किसी व्यक्ति की, ये पूरा एंट्रेंस, पूरा फेम नेम सब कुछ देगी, पूरी दुनिया पे कंट्रोल। यहाँ पे जो रानी रहती है उसके पास इतनी तगड़ी पावर कि भैया पूरे वर्ल्ड को रूल करते थे। इससे ऊपर तो कुछ है नहीं, कोई कंट्री छोड़ी नहीं थी। सब देशों पे इनका लगभग राज था, इंडिया, पाकिस्तान, सब एशिया, सब हर जगह इनका राज चलता था। अब इनसे गलती क्या हुई, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, तो इन लोगों ने यहाँ पे जो ये सर्कल देख रहे हो आप, ये सर्कल बना दिया, शहीदों की याद में सर्कल बना दिया ये वाला। भैया जैसे ही इन्होंने शहीदों की याद में ये सर्कल बनाया, यहां से आप देखोगे ये जो हिट यहाँ पे आके मार रहा था, तो यहाँ पे टक्कर लगती थी, ये टक्कर पूरी की पूरी खत्म, पूरी की पूरी टक्कर खत्म हो गई इनकी। विल यू बिलीव, पूरी की पूरी टक्कर खत्म हो गई। यहाँ पे पूरा जो फ्लो था इसका, जो पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा था, वो पूरे का पूरा इन लोगों ने खत्म कर दिया। बस फिर 1947 के बाद जब इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये शहीदों का स्मारक बनाया, शहीदों की याद में स्मारक बनाया, उसके बाद से इनसे हाथ से धीरे 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 करके कंट्रीज जाने लगी। मैं इस स्मारक की बात कर रहा हूँ। रोड देखो पॉजिटिव हिट कितना लंबा आ रहा है। सो ये बात करते हैं हम आर्किटेक्चर की और अंदर के स्थान की। अंदर का स्थान कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना महत्वपूर्ण है अंदर का स्थान, जो इनका इतना इंपॉर्टेंट था, जिसने पूरे का पूरा इनका जो रूल करते थे, वो पूरे की पूरी चीजें, पूरी की पूरी चीजें खत्म कर दी। ठीक है, आपको और दिखाता हूं, चलो आपको लंदन से घुमाते हैं, दोबारा इंडिया लेके चलते हैं।
इंडिया में हमारा जो रिचेस्ट टेम्पल है वो क्या है? इसमें और दो तीन चीजें क्लियर होंगी आपको। रिचेस्ट टेम्पल कौन सा है? पद्मनाभम स्वामी टेम्पल, टेम्पल केरला, ठीक है, ऑफ द केरला, सॉरी केरला, पद्मनाभन स्वामी टेम्पल केरला, इंडिया। ये लो, अब आपको मजे कराते हैं, दोबारा इंडिया घुमाते हैं। हम पहुंच गए इंडिया, भारत में, केरल में। ये लो जी, लुक एट दिस टेम्पल। अब आप इसका आर्किटेक्ट पूरा ऑब्जर्व करो, देखो क्या सिचुएशन है। आप डायरेक्शंस कैसे देख सकते हैं? यहाँ मेरा जो कर्सर है ये नॉर्थ है, ये सामने जो दिखाई दे रहा है जहाँ कर्सर, ये नॉर्थ है। अब ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा टेम्पल है, और इस नॉर्थ में टेम्पल की एंट्री यहां से हो रही है डायरेक्ट ईस्ट से। ये जो ईस्ट की डायरेक्शन होती है E4 होती है। अब ये मत बोलना E4 क्या है। E4 मैं आपको आगे कोर्स में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ये E4 की डायरेक्शन कौन सी होती है। श्री पद्मनाभम स्वामी टेम्पल, कितना बेस्ट आर्किटेक्चर है। अंदर का टेम्पल, ये पेरिफेरी, और ये टोटल आउटर पेरिफेरी है इसकी। इसकी एंट्रेंस है E4 की, डायरेक्ट E4 पे हिट देखो, जिस हिट की बात मैं वहां से कर रहा था, ये हिट यहां से आके सीधा रोड से सीधा हिट यहां आके लगता है। E4 की एंट्रेंस मंदिर में। दूसरा दूसरा जो विश्वकर्मा प्रकाश में कहा गया है, जैसे मैं भी सरदार जी के ट्यूबवेल की बात कर रहा था, सरदार जी के बोरिंग की बात कर रहा था, कुएं की बात कर रहा था, यहाँ पे ये देख रहे हो, इसके नॉर्थ ईस्ट में टेम्प वो है, पौंड है। दिस इज पौंड, दिस इज पौंड, दिस इज पौंड। कितना बड़ा पौंड है, ईस्ट का हिट और पौंड। साथियों, प्योरली प्योरली मनी की डायरेक्शन में ये टेम्पल बना हुआ है। इसका आर्किटेक्चर जिसने भी बनवाया, प्योर वास्तुकार ने बनाया, एंड इट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल टेम्पल एंड एज वेल एज रिचेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया। दूसरी चीज आप देख रहे हो, यहां से ईस्ट से एंट्री होती है, और यहां लास्ट में भगवान जी की गर्भगृह है, वेस्ट में। ईस्ट से एंट्री और वेस्ट से। हमारे देश में धारणा ये बनाई गई है कि जी मंदिर ईस्ट में ही हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है। आप किसी भी मंदिर को उठा के देख लो, तिरुपति बालाजी, आपके श्री पद्मनाभम स्वामी, जगन्नाथपुरी, और भी बड़े से बड़े मंदिर को देख लो, ईस्ट से एंट्री है और भगवान जी वेस्ट में विराजमान होते हैं। तो घर का मंदिर वेस्ट में भी बन सकता है, वेस्ट में भी अच्छे रिजल्ट देगा। मुझे एक बार किसी ने कहा, दिल्ली में बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, बोले भाई मेरे को तो यहाँ को वास्तु सब गलत बताते हैं। मैंने कहा क्यों? बोले यार मैंने माता की मूर्ति जो है, काली की मूर्ति अपने घर में वेस्ट में रखी हुई है। मैंने कहा जी आपने सही रखी हुई है, वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्शन होती है। सिर्फ और सिर्फ ये समझ में आना चाहिए। जो ईस्ट की E4 की एंट्री की बात कर रहा हूं, यही एंट्री आपको तिरुपति बालाजी में मिलेगी, यही आपको जगन्नाथ स्वामी में मिलेगी, यही एंट्रेंस आपको सालासर बालाजी में मिलेगी, यही आपको शिरडी साईं मंदिर में मिलेगी। तो चाहिए तो मैं एक एग्जांपल और दिखा भी सकता हूं आपको अभी कि कहां पे मिलेगी। आई कैन शो यू वन मोर। तिरुपति बालाजी दिखा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तिरुपति बालाजी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, तिरुमाला। ये लो जी, अब तिरुमाला पहुंच जाएंगे 1 मिनट में। गूगल अर्थ, पहाड़ी पे बना हुआ मंदिर है, ये आपका प्योर मंदिर का परिसर है। आप इसमें भी देखेंगे तो ये आपका नॉर्थ है, और ये लंबा रोड आ रहा है टेढ़ा तिरछा, और यहाँ पे आके मंदिर की एंट्रेंस पे हिट मारता है ये रोड। E4 की एंट्रेंस है, ईस्ट की एंट्रेंस है, ईस्ट पे यहां से मंदिर पे हिट मार किलोमीटर, ये पीछे यहां से रोड है, यहां से आके E4 पे टच मारता है। सेम एंट्रेंस E4 की, पैसा फेम सब कुछ है। ईस्ट से एंट्री, भगवान जी वेस्ट में विराजमान है। नॉर्थ ईस्ट में आप ये देखेंगे, आपको कुछ पानी का पौंड भी टाइप में दिखाई देगा। मंदिर की बात कर रहा हूँ, मंदिर के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। श्री वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर, मैं तिरुपति बालाजी के नाम से ढूंढ रहा था, श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर नाम का नाम। साथियों, ये बेसिकली सारी चीजें, सब एवरीथिंग इज रिलेटेड टू वास्तु।
सब कुछ। अब वास्तु में क्या होता है कि कई बार लोग बहुत ज्यादा एक्यूरेट करने की कोशिश में, बहुत ज्यादा एक्यूरेट करने की कोशिश में गलती कर बैठते हैं। बहुत ज्यादा एक्यूरेट करने की कोशिश में गलती कर बैठते हैं। जैसे कि इसका जीता जागता एग्जाम्पल है, जीता जागता एग्जाम्पल है इसका ताजमहल। दिखाता हूं ताजमहल में क्या है। देखो ताजमहल की बात करेंगे तो ताजमहल क्या है? ताजमहल इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर। बहुत ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इमारत है जिसे कहते हैं ना, बहुत ही ब्यूटीफुल इमारत है जिसे कहते हैं। ऐसी इमारत है, कोई भी अगर फॉरेन से आएगा इंडिया में तो उसकी दिल से इच्छा होगी कि ताजमहल जरूर जाऊं। आपने देखा है चाइना का प्रेसिडेंट आया, उसकी भी इच्छा हुई कि जी मैं ताजमहल जरूर जाऊंगा। जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन, जो भी आता, ट्रंप, हम ताजमहल जरूर जाएंगे जी। ताजमहल में ऐसा क्या है? अब कभी देखना आगरा सिटी, आगरा सिटी कितना भी बड़ा हो, लोग कहते हैं जी वहां पे चमड़े का कारोबार है, वहां पे इस चीज का, सब फालतू की बकवास है। आगरा का जो मेन और मेन प्योरली बिजनेस है दैट इज फ्रॉम टूरिज्म। टूरिज्म के बाद ही ये चमड़े वमड़े के सब व्यापार स्टार्ट हुए हैं। पूरे आगरा को चलाता है वो एक ताजमहल। आप कभी भी देखिए, पूरे इंडिया में भी कोई अगर टूरिस्ट आता है ना बाहर से, फॉरनर, उसकी इच्छा होती है यार एक बार ताजमहल जरूर। आप ऐसा तो कभी नहीं देखोगे वर्ल्ड में कोई घूमने आया कहीं से बाहर से और वो ताजमहल देखे बिना चला गया। ये देखो ताजमहल का स्ट्रक्चर है। दिस इज ताजमहल। होप यू ऑल कैन सी द बोर्ड। यस, ये ताजमहल है, ये ताजमहल है। ये ताजमहल का नॉर्थ है, प्योरली प्योरली नॉर्थ। ये साउथ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है। अब ताजमहल को नॉर्थ में, याद है मैं भी जो बात कर रहा था, उनकी फैक्ट्री में नॉर्थ में कुआं, किसी की फैक्ट्री में नॉर्थ वेल, नॉर्थ में बोरवेल, किसी की नॉर्थ की फैक्ट्री में हम बनवा देते हैं जाके कि भाई अंडरग्राउंड टैंक बना दो, अंडरग्राउंड टैंक बना दो। अब अंडरग्राउंड टैंक तो नहीं बना पाता कोई, अंडरग्राउंड टैंक नहीं बना पाता। यहां तो भैया पूरी की पूरी नदी बह रही है नेचुरल। कितना पैसा देगी ये नदी इसको? इतना पैसा दे रही है कि पूरे आगरा की इकोनॉमी चला रहा है नॉर्थ में। दूसरा, जिसमें गेट की एंट्रेंस की बात कर रहा था, एक गेट ईस्ट में, एक गेट वेस्ट में, दोनों परफेक्ट, दोनों परफेक्ट, दोनों पैसे वाली डायरेक्शन, भरपूर पैसा, पैसा ही पैसा पूरे आगरा को चला रहा है, पूरे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में, गुड इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब हम सेकंड बात करते हैं, इसमें सेकंड चीज क्या है? व्हाट इज द सेकंड थिंग? भाई जिसने ये बनाया वो मरा तो सही ना, बेकार मौत मरा, बच्चों ने रात छीन लिया, जेल में डाल के मारा। इस घर में एक गलती है कि नॉर्थ, जो इस एरिया में नॉर्थ कहीं ना कहीं हैवी हो गया है। कलर वाइट नॉर्थ में एक्सट्रीमली गुड, बट नॉर्थ को हैवी कर दिया है। आप कितना भी मॉडर्न वास्तु कर लो, आप कितना भी महावास्तु में चले जाओ, महावास्तु वाले इस चीज को नहीं मानते हैं। सुना है मैंने ऐसा, आई डोंट नो एग्जैक्टली, और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, बट जो बेसिक्स हैं यू कैन नॉट लीव बेसिक्स। जो आपका ये एरिया है ये नॉर्थ हैवी हो गया, एंड नॉर्थ हैवी होने के कारण, नॉर्थ हैवी होने के कारण इस जोन में, नॉर्थ हैवी होने के कारण इस जोन में वास्तु दोष क्रिएट हो गया। और यहां से साउथ को ओपन, और साउथ का गेट भी, एंट्रेंस भी है, बस वही ले बैठी। उसी ने, उसी प्रॉब्लम ने इस बंदे की हालत खराब कर, उसी प्रॉब्लम ने इस बंदे की हालत खराब कर। एक एग्जांपल और बताता हूं। मूवी देखी होगी आप सभी लोगों ने, बाजीराव मस्तानी, पेशवा बाजीराव, पेशवा बाजीराव, शनिवार वाड़ा, शनिवार वाड़ा। जो लोग पुणे से हैं दे मस्ट हैव सीन दिस, देखा होगा शनिवार वाड़ा। जो पेशवा बाजीराव थे वो दे ऑल आर ब्राह्मण्स, दे ऑल वर ब्राह्मण्स, सारे ब्राह्मण थे, एक्सपर्ट ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग। ऐसा क्या हुआ, उन्होंने इस घर को, जो ये शनिवार वाड़ा था, जो रहने का स्थान बनाया गया था पेशवा बाजीराव का, इसमें एक्सट्रीमली एनर्जी लगाई गई थी।
उस टाइम की वन ऑफ द ब्यूटीफुल बिल्डिंग थी, और उस टाइम की वन ऑफ द ब्यूटीफुल बिल्डिंग को 8 मंजिला बनाया गया था, जो उस टाइम पे मतलब एक मिसाल थी कि 8 मंजिला बिल्डिंग बना दी है, और पूरी वास्तु के हिसाब से। पूरे का पूरा ताजमहल है, देखो नॉर्थ डायरेक्शन है यहाँ पे, नॉर्थ डायरेक्शन से नदी बह रही है, इसके भी नॉर्थ डायरेक्शन से नदी बह रही है। अब नॉर्थ डायरेक्शन से नदी बह रही है, एंट्रेंस नॉर्थ की है, रोड हिट आके लग रहा है, ये देखो ना, रोड हिट आके दूर से लंबा रोड हिट आके लग रहा है, सीधा एंट्रेंस पे लग रहा है। अब तो आजकल तो एंट्रेंस इसकी साइड से कर दी गई है, पहले सीधी एंट्रेंस रही है। अब इसमें प्रॉब्लम कहां करी इन्होंने, अब इसमें भी प्रॉब्लम क्या करी इन्होंने, यहां पे तो घर बना दिया। आपको पता होगा शनिवार वाड़ा में भी आग लग गई थी, बिल्डिंग वगैरह खंडर वगैरह बन गया था, सब रह गया था। इन्होंने बेसिक्स को भूल गए, और आप ये देखोगे जो नॉर्थ की वॉल है, नॉर्थ को कहीं ना कहीं हैवी करके साउथ को हल्का छोड़ दिया। साथियों किसी भी घर में, जैसे मैंने भी आपको बताया था, कॉर्नर के हाउसेस प्रॉब्लम वाले मिलेंगे। कोई भी ऐसा घर होगा जहां नॉर्थ उन्होंने भारी कर रखा होगा और साउथ को हल्का छोड़ा होगा, या साउथ कहीं से ओपन छोड़ा होगा, वहां आपको ये प्रॉब्लम्स मिलेंगी ही मिलेंगी। जब से शनिवार वाड़ा बना, इतिहास उठा के पढ़ लेना, शनिवार वाड़ा बनने के बाद बाजीराव का पतन शुरू हो गया था। ऑल्दो उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, वो किसी युद्ध में नहीं आ, बट ही डाइड। और उसकी जो इमेज थी एंड जो फेम एंड ब्रांडिंग थी, दैट इज स्टार्ट गेटिंग स्पॉइल्ड, पूरे का पूरा खराब हो गया, पूरे का पूरा खराब हो गया। चलो साथियों, इससे एक अगली बात करते हैं जो हम पहले भी बात कर रहे थे। आप लोगों के हिसाब से अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करते हैं लाल किला की, तो वही लाल किला ऐसा है जिसमें बहुत सारे राजाओं ने पूरा वर्ल्ड को रूल किया, पूरे इंडिया को रूल किया, सॉरी, और उन्हीं की हालत खराब हो गई। देखिए, एक तो लाल किले में आप चारों तरफ गेट देखेंगे, कौन से राजा ने कौन सा गेट खोल के राज किया, दैट मैटर्स। नॉर्थ साउथ कौन सा खोला, चारों तरफ गेट है। किस राजा की खुद की कुंडली ऐसी थी जो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही थी। जैसा मैंने बोला कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट भी भाई बंदे को प्रॉब्लम नहीं कर रहा, राहु फोर्थ हाउस में नहीं करेगा नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट टॉयलेट भी प्रॉब्लम। एस्ट्रो वास्तु, हर आदमी के लिए वास्तु किस तरीके से होता है, कैसे होता है, किस जोन में क्या चीज बैठानी है, दैट मैटर्स। वो आपको समझ में आना चाहिए, वो आपको समझ में आना चाहिए। फिर रेमेडीज कैसी करानी है। आपने देखा होगा बहुत से वास्तु एक्सपर्ट या बहुत से घरों में नॉर्मल ऑब्जर्व करना, बहुत से घरों में फिश एक्वेरियम लगे होते हैं। क्या फिश एक्वेरियम ठीक है? किस तरफ लेके जाता है फिश एक्वेरियम? या भगवान बुद्ध, देखो मैं भगवान बुद्ध को खुद भी मानता हूं, भगवान बुद्ध के, हमारे विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं, भगवान बुद्ध पूजनीय है, आराधनीय है। परंतु भगवान बुद्ध की मूर्ति अगर आप अपने घर में लगा रहे हैं तो क्या होगा? समझिए, भगवान बुद्ध ने मैसेज क्या दिया था। एक चीज बोली जाती है, जब घर घर हिंसा फैलेगी प्रभु बुद्ध रूप में आएंगे। शांति का पाठ पढ़ाया, शांति का उपदेश दिया, दिया कि नहीं दिया? चलो इसको एक दूसरे चीज समझा। जापान, कितना बड़ा देश है जापान, छोटा सा देश है, बट इकोनॉमी, जीडीपी ट्रिलियंस में है, इंडिया से बहुत ज्यादा, ट्रिलियंस में। कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, होंडा, टोयोटा, मारुति सुजुकी, दे ऑल आर जापानीज, जापानीज फर्म्स। बहुत सारे छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स की कंपनियां जो पूरे वर्ल्ड को रूल करती हैं, ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करती हैं हर जगह, दैट इज जापानीज। बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक जापानीज। पर क्या आपने कभी सुना है किसी भी फैक्ट्री का मालिक या कोई भी जापानीज टॉप रिचेस्ट मैन जो होते हैं वर्ल्ड के, कभी वन ऑफ द रिचेस्ट मैन बना है जापानीज? That Japanese was one of the richest man of India. He was the Japanese was richest person of world. बिल गेट्स का इनके नाम आते हैं ना। कभी सुना है आपने कि रिचेस्ट मैन था वो जापान का बंदा? हैव यू एवर हर्ड? या कोई भी जापानी टॉप 10 रिचेस्ट में आया है? इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इतना सब कुछ होने के बाद टॉप 10 में आया है?
साथियों सोचने का पॉइंट, सोचने का मुद्दा है। सबसे बड़ी चीज भगवान बुद्ध की प्रतिमा, फिश एक्वेरियम, एक शांति देता है, सेटिस्फेक्शन दे देता है। आदमी एक स्टेज के बाद हाथ पैर मारने छोड़ देता है, ठीक है यार, दैट्स सफिशिएंट। कहीं ना कहीं उस ग्रोथ से आदमी को दूसरी तरफ लेके जाता है। जैसे मैं बात करूं आपसे, मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। बंदे के घर में जाते हैं, सब कुछ है, फिश एक्वेरियम, बोले जी मुझे यहाँ बैठ के बड़ा अच्छा लगता है फिश एक्वेरियम के पास। ओ भाई अच्छा तो लगेगा, शांति का प्रतीक है, तेरी जितनी स्ट्रेस है सब कुछ निकाल देगी। बट इफ यू आर इन जॉब, एक नॉर्मल जॉब में, बहुत ज्यादा सपने नहीं है बड़े, ठीक है भाई तू शांति ले ले, टेंशन की जॉब है। बट आज की डेट में जो जॉब वाले हैं उन्हें भी ग्रो करना है, उन्हें भी ऊपर उठना है। दिन रात इसी कश्मकश में लगे रहते हैं, कब प्रमोशन मिले, कब जल्दी जाए आगे बढ़े। बिजनेस वाले कैसे बिजनेस को ऊपर उठाया जाए, कैसे ऊंचे उठे, कैसे ज्यादा कमाए, आपको वो देखना है कि कहाँ लगा। बट अगर आप कोई कमर्शियल प्लेस कर रहे हैं, कोई रिजोर्ट में वास्तु कर रहे हैं, वहां पे फिश एक्वेरियम लगवाइए, वहां पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगवाइए। किसी का फार्म हाउस है, बंदा रिलैक्स करने जाता है, फार्म हाउस पे गए, मैं गया था अभी एक मिनिस्टर के यहाँ पे, जो आप लोगों ने देखा था, मैंने वैसे वहां पे स्टे किया था, वास्तु नहीं किया था। बुद्ध की प्रतिमा लगा रखी थी, बड़ा अच्छा लगता है वहां पे, पूरे फार्म हाउस में बुद्धि बुद्ध लगा रखा था, भगवान बुद्धि बुद्ध थे, अच्छा लगता, फील्स गुड। ठीक है, फार्म हाउसेस इसीलिए होते हैं, बंदा जाके अच्छा फील करे। बट हर टाइम अच्छा फील करना, हर टाइम रिलैक्स होना, कंपनी में गए, ऑफिस में गए, जाके रिलैक्स होकर बैठ गए, इट डजंट मेक एनी सेंस। काम के टाइम काम। शॉपिंग मॉल में गए, शॉपिंग मॉल में गए, एक जोन ऐसा है वहां पे लोग फोटो खींच रहे होते हैं, फिश एक्वेरियम में बड़ा, खींच लो यार, फिश एक्वेरियम लगाया है इसीलिए शांति, अच्छा लगे लोगों को। बट ऑफिस में, घर में, किसी बिजनेस संस्थान में, डजंट मेक एनी सेंस। हर जगह की एंट्रेंस, कुछ एंट्रेंसेस हमारी ऐसी होती है जो इलीगल काम करवाती हैं। बट अब आप जाके देखो तो सही, बंदा कर क्या रहा है। एक बंदे के यहाँ वास्तु करने गए, एक एंट्रेंस हमारी ऐसी होती है जो इलीगल कामों की तरफ धकेलती है। बंदा बड़ा अच्छे से काम कर रहा है, क्या काम करते हो जी? ये हमारा लाइजनिंग का काम है। आप समझिए, लाइजनिंग वाले बंदे का तो काम ही होता है घुमा फिरा के लगाना। मैंने उसकी एंट्रेंस ब्लॉक नहीं करवाई भाई, लाइजनिंग का काम है जी। लाइजनिंग वाले तो करते हैं जी, थोड़ी बहुत तो करते ही है ना, मतलब कानून से बचने के, लाइजनिंग का काम था। कोई डोन है, सूट कर रही होगी एंट्रेंस, उसी में कोई साधु महात्मा आ जाएगा, केस हो जाएगा, पुलिस उठा के ले जाएगी, कोर्ट केस हो जाएगा, फंस जाएगा। कोई ऐसी एंट्रेंस है, कोई ऐसा हिट बन रहा है आगे कि स्कैंडलस कराएगा, स्कैंडलस कराएगा। मुंबई में एक ऐसा बंदा रहता था, प्रॉब्लम हो गई, रिश्तेदारी में बदनामी हो गई, लड़की को लेके बदनामी हो गई, और आगे चल के वही घर, वही बंगलो एक फिल्म स्टार ने खरीदा। इज डूइंग वेल, क्यों? बड़े अच्छे से काम कर रहा है यार, कोई दिक्कत ही नहीं। फिल्म स्टारों पे तो थोड़े बहुत लांछन तो लगते ही रहते हैं जी, उसके साथ अफेयर है, आज वो बीवी छोड़ दी, वो छोड़ दी। बंदे का प्रोफेशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? आपके घर में 45 देवता, 5 एलिमेंट्स की बैलेंसिंग, 16 डायरेक्शंस, 32 एंट्रेंसेस, ये मैटर करते हैं, ये समझ में आनी चाहिए। अब आपको एक चीज बताता हूँ, एक बार एक लेडी आई मेरे पास, जी प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा नहीं हो। अब यहाँ पे मैं बात क्या करता हूँ, सबसे पहले एस्ट्रो से हमने उसकी पत्री देखी, सब कुछ बता दिया। अब मेरे पास वास्तु का एक टूल भी है, मैं देखूंगा उसके घर में ऐसा कौन सा जोन है जहां से बच्चा उत्पन्न होता है, बच्चे की डायरेक्शन है, उस जोन को भी एक्टिवेट करा दो, उसका भोग रखवा दो, फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चेक। बंदा आता है आपके पास, 15 साल से सब कुछ सही चल रहा था जी, 2 साल से दिक्कत हो रही है। अच्छा जी बैठो, सबसे पहले पत्री खोलो, पिछले 2 साल से उसकी दशा चेंज हुई है क्या, या दशा बहुत खराब है, उसको समझो। एंड सेकंड, अंडरस्टैंड कि उसकी जो घर का चेंज हुआ है वास्तु में, या जो फिजिकल चेंजेस उसके घर में आए हैं, वेदर इट इज ए कलर चेंजेस, वेदर इट इज ए जो आपके एंटी कलर्स आ गए हैं, या वेदर उसने कुछ ओपनिंग खुलवा दी है, कोई टॉयलेट बनवा दिया है, अंडरस्टैंड दैट। अगर आपके पास ये सारे टूल्स होंगे तो यू विल बी ए गुड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट, एंड यू कैन गिव द बेस्ट सॉल्यूशन टू एनी पर्सन, बेस्ट सॉल्यूशन टू एनी पर्सन।
थैंक यू वेरी मच।